धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, तो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है। जब इस मणि भवन में बैठकर मैं गांधी जी के विचारों को पढ़ता हूँ, गांधी की आत्मा को महसूस करता हूँ, तब मुझे लगता है कि उन्होंने सचमुच भारत को जाना था। जब उनके गुरु गोखले ने उनसे कहा कि अगर भारत को पहचानना है तो भारत में घूमो, खुद देखो, समझो, जानो, तब तुम भारत को सही नेतृत्व दे पाओगे। और गांधी जी निकल पड़े चप्पा चप्पा भारत भूमि को नापते हुए। पूरे देश में घूमकर इन्होंने कहा था कि राष्ट्र की एकता के लिए एक झंडा, एक गीत, एक भाषा बहुत जरूरी है, वरना राष्ट्र बिखर जाएगा। मेरे दिमाग में बार बार बस यही एक बात घूम रही है कि हमें आजादी मिले 40 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश भी की है कि आखिर हमारे देश में हमारी भाषा की वास्तविक परिस्थिति है क्या? पर इतने बड़े देश में जहाँ कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, हम एक जगह बैठकर तो सब कुछ नहीं जान सकते, हमें भी घूमना होगा। यानी चलना होगा गांधी जी के सच्चे घूमने। और आरंभ हुई भाषा यात्रा बापू के पद चिन्हों पर। इतनी सारी भाषाएं, इतनी विविधताएं और इतना विशाल देश, इस मर्म को गांधी जी ने समझा था, तभी तो वो सारे भारत को एक सूत्र में बांध सके। भाषा यात्रा का प्रथम पड़ाव गांधी जी की कर्मभूमि वर्धा। यहीं बापू ने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का अलख जगाया था। यहीं सेवाग्राम में भेंट हुई गांधी जी की वंशजा श्रीमती निर्मला गांधी से। स्वराज के बाद इतने साल के बाद भी हमें हिंदी के बारे में कुछ सोचना पड़ता है, इस तरह की फिल्म लेना पड़ता है, ये कितना दुर्भाग्य है। कोई बच्चा माँ के साथ बोलेगा तो किस भाषा में बोले वो सोचना पड़ता है। तो हमारे भारत की मातृभाषा, राष्ट्रभाषा जो भी कहे वो हमें हिंदी होनी चाहिए। वर्धा स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। समिति के प्रधानमंत्री वेद जी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना पूज्य गांधी जी की प्रेरणा से 1936 में हुई। इसके स्थापक सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष, राजर्षि टंडन जी, काका साहब कालेलकर, श्री जमुनालाल बजाज जैसे गणमान्य व्यक्ति थे। आज तक इस संस्था में 1 करोड़ से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। प्रतिवर्ष 2.5 लाख विद्यार्थी इसमें बैठते हैं। मेरा नाम ललजार मोई है और मैं मिजोरम से आई, वर्धा में हिंदी पढ़ने के लिए आई हूँ। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की दया हो। वर्धा के निकट पवनार आश्रम से ही गांधी जी के परम शिष्य विनोबा भावे ने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की थी। विनोबा जी ने कहा था, अगर हिंदी का आधार न होता तो मैं गांव-गांव जाकर भूदान का क्रांतिकारी संदेश नहीं पहुंचा पाता। यात्रा का अगला पड़ाव महाराष्ट्र की राजधानी बंबई। भारत की विविधता के सजीव दर्शन होते हैं इस महानगर में। वर्षों से विभिन्न राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी है ये बंबई। बंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के मंत्री श्री कांतिलाल जोशी। ये संस्था वैसे तो 1935 के फरवरी मास में इसका जन्म हुआ था और उसके सभापति जो अध्यक्ष थे वो सेठ जमुनालाल जी बजाज थे।
प्रेमचंद जी भी हमारी समिति के सदस्य थे। इनके अतिरिक्त अवंतिकाबाई गोखले और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस संस्था में कार्य कर रही थी। इस संस्था ने कार्य आरंभ किया, जगह जगह हिंदी की कक्षाएं शुरू की। रविवार को और रात्रि को ये कक्षाएं चलती थी। बम्बई एक प्रकार से राष्ट्रीय चेतना का गढ़ रहा है, इसलिए यहाँ हिंदी का कार्य बहुत तेजी से बढ़ा और अब तक 9 लाख से भी अधिक विद्यार्थी हमारी संस्था के द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और लगभग 1200 प्रचारक इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। बंबई हिंदी सभा का कार्यालय, कुलपति सुश्री हन्ना बहन पेनकर। हमारी संस्था 1946 से लेकर शुरू हुई। हमारे संस्था के प्रमुख थे उस वक्त श्री मोरारजी भाई देसाई, श्री चिलमगी तथा सका पाटिल जी और रखमाबाई तल्लूर जी। रखमाबाई तल्लूर जी ने हमारे संस्था को आगे बढ़ाया। हमारे बहुत से केंद्र हैं कि जहाँ पर हम लोग विद्यार्थियों को मराठी से हिंदी पढ़ाते हैं। महापालिका के केंद्र में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र हिंदी के चलते हैं और उसी से मराठी भाषिक विद्यार्थियों को हिंदी का प्रचार किया जाता है। हिंदी प्रचार के लिए हमारे 300 प्रचारक कार्यरत है। 40 सालों में हमारे यहाँ 5 लाख विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। बंबई हिंदी विद्यापीठ के मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद सिंह अनिल। बंबई विद्यापीठ 1938 में बंबई शहर में स्थापित हुई। इसके स्थापना करने वाले श्रीमती रखमाबाई तल्लूर, भानु कुमार जैन लोग अहिंदीवासी थे। इन्होंने बंबई शहर को देखा कि एक छोटा भारत है, इसलिए भारत के कोने कोने से आए लोगों के लिए हिंदी सिखाने के लिए बंबई शहर में उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र आरंभ किया, जो धीरे धीरे संपूर्ण देश में फैलता चला गया। बंबई विद्यापीठ ने अपने स्थापना काल से ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक नया माध्यम अपनाया, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र का रंगमंच बहुत विकसित है। बंबई विद्यापीठ ने महाराष्ट्र की धरती पर हिंदी के रंगमंच को विकसित करने के लिए कदम बढ़ाए। एक से एक अच्छे नाटकों का भाषण किया। आज हम नाट्य स्पर्धाएं, एकांकी स्पर्धा और इसके अलावा वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा के माध्यम से पूरे देश में हिंदी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस समय हमारा शाखा कार्यालय गोवा में है, गुजरात में है, मराठवाड़ा में है, लेकिन प्रधान कार्यालय बंबई शहर में है। अब तक 20 लाख विद्यार्थी हमारी विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके हैं और इस समय हर साल 1 लाख विद्यार्थी विद्यापीठ की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। इसी संस्था के कुलपति डॉक्टर मोरेश्वर पराडकर। आखिर बंबई हिंदी विद्यापीठ का उद्देश्य है हिंदी का भारत भर में प्रचार और प्रसार करना। महाराष्ट्र का संबंध तो हिंदी से बहुत पुराने जमाने से रहा है। ज्ञानेश्वर के जमाने से लेकर महाराष्ट्र के संतों ने हिंदी में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की परंपरा को अपनाया है। और अचरज की बात तो यह है कि शहर के ही नहीं अपितु देहू जैसे देहात में रहने वाले तुकाराम ने भी भागवत धर्म के प्रभाव में आकर सब लोगों के लिए जो सर्व जन साधारण की भाषा है उस भाषा में अपने अभंग लिखे। 17वीं शताब्दी के मराठी के संतों ने कटाव जैसा एक छंद हिंदी को प्रदान किया। पुणे महाराष्ट्र की प्राचीन संस्कृति और गौरवमय इतिहास का गढ़। यहीं गांधी जी की भेंट हुई उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से और उन्होंने गोखले जी से पाया मूल मंत्र भारत की एकता का, भारत की भाषा का। स्वराज का साकार स्वप्न देखने वाले छत्रपति शिवाजी की बाल क्रीड़ा भूमि पुणे। यहीं से शिवाजी ने स्वराज प्राप्ति का सफल प्रयास शुरू किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद के मराठा शासकों के पुराने पत्र इस बात का प्रमाण है कि मराठा राजाओं ने सदियों तक अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि होलकर, सिंधिया
और फिर गायकवाड़ आदि शासकों ने जिसे संपर्क भाषा के रूप में अपनाया वह हिंदी थी। इसी बात की पुष्टि की शिव चरित्रकार बाबा साहेब पुरंदरे ने। महाराज को मिलने के लिए उत्तर हिंदुस्तान से एक महाकवि आए थे। उनका नाम था कविराज भूषण। महाकवि भूषण का काव्य इस सत्य का प्रमाण है कि छत्रपति शिवाजी के स्वराज की अंतर प्रांतीय संपर्क भाषा थी हिंदी। शिवाजी जंग जितन चलता है, भूषण भनत न बिहद न गारन के नदी न मद गए रहने के ललता है। शनिवार वाड़ा पुणे, पेशवाओं का महल नुमा किला, मराठी भाषी बाजीराव पेशवा और हिंदी भाषी मस्तानी की प्रणय गाथा का मूक साक्षी, दो भाषाओं का सुंदर मिलन। एक मुलाकात के दौरान प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और समर्पित समाजवादी नेता श्री श्रीधर महादेव जोशी ने कहा था, और ये भी हम चाहते थे कि जब यहाँ आएगा, अपना राज आएगा, वो हर एक को चाहिए, उसको स्वराज कहते थे। स्वराज का मतलब यह है कि हर एक को लगना चाहिए कि मेरा राज है, स्वराज है। महात्मा गांधी ने उन दिनों में हमको जो कार्यक्रम दिया, तिलक ने भी दिया था, मगर महात्मा गांधी ने जो दिया उसमें जो विधायक कार्य था, उसमें ये हिंदी भाषा एक सबसे बड़ा था। क्योंकि जब आप पूरा देश को एक बनाना चाहते हैं और लोकतंत्र को चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि भाई एक दूसरा समझे। इस तरह की भाषा भी तो अपने के पास होनी चाहिए, कोई साधन हो, बातचीत का साधन हो। तो शुरू से ही उनका जो हिंदू मुसलमानों की एकता का सवाल था, वो हिंदी का प्रचार, ये उसी तरह वो चरखा वाली बात, ये सब उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे। उसमें हिंदी वाली बात हमको बहुत जची। और जब मैं जेल में गया तो मैंने पहले हिंदी सीख लिया, बाला साहब खेर और ये लोग हमारे साथ थे, और उसमें फिर थोड़ा सा उर्दू भी सीख लिया। अपनी एक भाषा, एक राष्ट्र, इसे अच्छी तरह समझती है पुणे की युवा पीढ़ी। उसके प्रति भी हम आदर रखते हैं, उसके प्रति भी अपना कुछ कर्तव्य होता है। वैसे वो बात अगर हम भाषा में ले तो अपनी जो प्रांतिक भाषा होगी वो तो हमारी अपनी माँ होगी, उसके प्रति भी तो आदर हमें होगा ही। लेकिन जो हिंदी होगी हमारी राष्ट्रभाषा, हमारे देश की एक भाषा, वो तो अपनी बड़ी माँ हो गई, उसके प्रति भी हमें आदर होना चाहिए। और यही एक भाषा की दृष्टि से पूरे देश को एकात्म रूप से जोड़ने के लिए हिंदी ही होनी चाहिए। महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे के पदाधिकारियों ने बताया, पूज्य महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में एकता निर्माण करने की दृष्टि से जिस हिंदी की अपेक्षा की थी, उसी हिंदी की दृष्टि से यह स्थापना हुई है। स्वर्गीय शंकरराव देव, महामहोपाध्याय दत्तवामन पोद्दार, ये इसमें प्रारंभ से थे और इन्होंने ही इसको गतिमान किया है। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए संस्था जो गतिविधियां चलाती है, 1937 से ये परीक्षा हम लोग चला रहे हैं और इस कालावधि में हम लोगों ने 50 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराया है। करीब 2500 केंद्र हमारे पूरे महाराष्ट्र में चलते हैं और हमारे कार्यकर्ता निष्ठावान और समर्पित है और ऐसी संख्या करीब 6000 है। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा की ओर से जो अनेक कार्य हुए हैं, उसमें से प्रकाशन एक बहुत बड़ा कार्य है। प्रकाशन क्षेत्र में अनुवाद साहित्य, पाठ्य पुस्तकें, कोश साहित्य आदि विभिन्न प्रकार का साहित्य आता है। राष्ट्रवाणी मासिक पत्रिका का भी हम लोग करीब 30 वर्ष तक प्रकाशन करते रहे। पुणे से कर्नाटक की धारा नगरी धारवाड़, यहीं दर्शन हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं में अग्रणी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा के। बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने 14 सितंबर 1949 के दिन सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा और यह निर्देश दिया कि भारत के संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस सभा का नाम है कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा, जो यहाँ धारवाड़ में 1937 में इसकी स्थापना हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की एक शाखा के रूप में काम करती है। इस सभा ने उस समय अपना काम करना शुरू कर दिया जब पूरे भारतवर्ष में
राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही जोरों पर था। कर्नाटक में, धारवाड़ में सामान्य जन मेरी भाषा जो हिंदी में बोल रहा हूँ वो समझ सकेंगे? जी समझ सकते हैं। मेरे साथ बातचीत कर सकें? क्या होता है कि बात फिर दोबारा नहीं कर सकते, मतलब आपको आंसर नहीं दे सकेंगे क्योंकि अभ्यास नहीं है। हाँ, शायद। अभ्यास नहीं है, फिर भी बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप लोग तो ठीक ठाक बोल जी, रहे हम हैं। तो ठीक तरह से बोल सकते हैं। हिंदी के यहाँ पे कोई समाचार पत्र आते हैं? इस सभा का काम केवल हिंदी का प्रचार करना या केवल परीक्षाएं चलाना ही नहीं है, यह एक उसका एक अंग है, लेकिन इसके साथ साथ वह शिक्षा और साहित्य में भी अनेक ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे काम इस सभा ने किया है। उदाहरण के लिए यह कर्नाटक की भाषा जो कन्नड़ है, इसके अनेक मौलिक ग्रंथों का अनुवाद भी हिंदी में हुआ है। धारवाड़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दुबे। कर्नाटक में हिंदी का प्रचार बड़े जोरों से है। यहाँ के लोग हिंदी के प्रति आकृष्ट हैं। विशेषतः टीवी में आजकल इतनी विविध जानकारी आ रही है, ये बहुत ही ज्ञानपूर्ण और उत्साहवर्धक होती है। तो उसे देखने के लिए, सुनने के लिए, रेडियो के कार्यक्रम सुनने के लिए यहाँ तो हिंदी की फिल्में बहुत चलती हैं। है ये कर्नाटक, मुख्यतः कर्नाटक में कन्नड़ की भाषा चलती है। कन्नड़ की फिल्में भी चलती ही हैं, लेकिन हिंदी की फिल्में भी खूब चलती हैं। भाषा और संस्कृति के प्रसार का अनूठा माध्यम है कला और संगीत। धारवाड़ के विख्यात हिंदुस्तानी संगीतज्ञ श्री मल्लिकार्जुन मंसूर से मिलकर इस सत्य का अनुभव हुआ। उनसे ज्यादा प्रचार हिंदुस्तानी म्यूजिक का हुआ और मैसूर दसरा बनाते थे हर वर्ष, और उत्तर से बड़े बड़े आर्टिस्ट बजाने वाले और गाने वाले मैसूर को आके उधर दसरा में उनका गाना बजाना सुनाते थे लोगों को। और जाते आते वक्त इधर 2 महीने 3 महीने हुबली धारवाड़ इधर रहते थे। भाषा का सीधा संबंध है संगीत से, साधना से, संतों से। इस संदर्भ में विख्यात संगीतज्ञ गायक सिंह बंधुओं की बात का स्मरण हुआ ना स्वाभाविक है। संतों का 2 तरह से योगदान है हमारी संस्कृति को, संगीत और भाषा। भाषा के एतबार से संतों ने जो उदारता दिखाई, उस उदारता के तहत उन्होंने भारत की सब उपभाषाओं के शब्द अपनी भाषा में सम्मिलित किए। उसका एक फायदा ये हुआ कि भारत के हर प्रांत में, हर इलाके में जो संत वाणी थी वो एक ही प्रकार से लोकप्रिय हुई। और आज गुरु नानक को, मीरा को, सूर को, तुलसी को हम बिल्कुल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही स्नेहपूर्वक लोगों को गाते हुए सुन सकते हैं। उस भाषा को सधुकुड़ी भाषा कहा गया। अंगरंग है उनको, अंगरंग है उनको जिन मेरे चित। भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने का श्रेय है सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो को। भारत की समस्त लिपियों का उद्गम है ब्राह्मी लिपि और शब्दों का स्रोत है संस्कृत भाषा। सम्राट अशोक के राज्यकालीन शिलालेखों में भी इसका प्रमाण मिलता है। यही कारण है कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया, यहाँ तक कि तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा आदि भाषाओं में काफी एकरूपता मिलती है। चलते चलते राह में दुर्घटना हो गई और बहाना बना कुछ आम लोगों से बातचीत का। धन्यवाद। हमारी वहाँ गाड़ी उतर गई ना, उसकी वजह से। ये कौन सी जगह है?
तेलगी। और तालुका? इंडी इंडी तालुका, कर्नाटक का ना। ये यहाँ पे ये जो खेत है ये आपके? हाँ, कितना है? 10 एकड़। 10 एकड़? 10 एकड़ 10 घंटा। अच्छा, आपका नाम? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन। तो और आपकी भाषा कौन सी है? कन्नड़ है। लेकिन हिंदी आपको समझ में आती है? थोड़ा थोड़ा आता है? समझ लेते हैं? अच्छा, धन्यवाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र प्रदेश की सुश्री वसंता के साथ बातचीत। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र हैदराबाद का दफ्तर है। दक्षिण में गांधी जी दौरे पर आए थे तो तब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर अपने भावों को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। तो उन्होंने सोचा और हिंदी ही उनके लिए लायक है। अपने जो देवदास गांधी हैं उनको हिंदी प्रचार के लिए भेजा था। जहाँ जहाँ गांधी गए वहाँ वहाँ हिंदी गई। ये हिंदी मामूली भाषा नहीं है, आजादी की लड़ाई की भाषा है। तो यहाँ आंध्र वाले जो हैं हिंदी प्रचार का इतना स्वागत कर दिया था तो नेल्लूर में हिंदी प्रचार सभा का दफ्तर खुला था, विजयवाड़ा में भी एक दफ्तर खुला था। इन दोनों दफ्तरों से हिंदी प्रचार के कार्य में यहाँ पर तेजी आई थी। यहाँ काकीनाडा कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें कोंडा वेंकटप्पा पंतुलु स्वागत समिति के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने पहल हिंदी में भाषण दिया था और इससे प्रेरित होकर के आंध्र की जनता हिंदी सीखने लगी और हिंदी के इस यज्ञ में आ गई है। इसका मतलब आजादी यज्ञ को उन्होंने अपना लिया था। आजादी के इस यज्ञ में आंध्र की जनता खुद पड़ी थी। गांधी जी के पहले भी 1880 के बाद दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज का आंदोलन चलाया, सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ लिखा, इसका प्रभाव आंध्र पर अच्छा पड़ा। हिंदी के प्रति यहाँ के लोग और श्रद्धा दिखाने लगे, हिंदी सीखने लगे, हिंदी में ही अपने विचार व्यक्त करने लगे। सभाओं में एक साथ मिलते थे, हिंदी में भाषण करते थे, हिंदी में ही सुनते थे। ये वेमूर श्री आंजनेय शर्मा जी हैं, आंध्र के प्रमुख हिंदी प्रचारकों में ये एक हैं। भारत भर में पहली बार हिंदी में कंप्यूटर लाने का श्रेय इनको मिलता है। ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का उच्च शिक्षा और शोध संस्थान का कंप्यूटर सेंटर है। हमारी ये विशेषता ये है कि हम यहाँ पिछले 2 साल से कंप्यूटर पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से सिखा रहे हैं। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए भी हिंदी माध्यम सरलतम पाया गया है। आवश्यक उपकरणों का भी विकास किया जा रहा है। यहाँ 3 वाक्य हैं। कोरेवा होन दिस, कोरेवा नान दिस का, कोरेवा दारेनो दिस का। यह किताब है, यह क्या है, यह किसकी है। यहाँ आप देखिए कि जापानी का वाक्य हिंदी की रूप रचना के अनुसार चलेगा। हैदराबाद के एक निवासी से बातचीत। मालिक साहब, आपका नाम क्या है? कोचैया। यहाँ हैदराबाद में कब से काम कर रहे हैं? हम है 6-5 साल से। 6-5 साल से। और ये वैसे रहने वाले कहाँ के हो? हम मेरठ का। मेरठ जिले के जी। और ये हिंदी कहाँ पे सीखी? यही हैदराबाद में। हैदराबाद में। और कहाँ घूमे? बहुत घूमे सा। गाँव के नाम बोले? बहुत बोलो तब। हाँ बोलो, कहाँ घूमे? हम घूमे कलकत्ता गया, बॉम्बे गया, मद्रास गया, बेंगलुरु गया, मैसूर गया, महाबलेश्वर गया। सब जगह यही भाषा बोलते थे ना? हिंदी बोलते थे। इतिहास में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि मुगल काल से लेकर दक्खन के बहमनी शासनकाल के बाद स्थापित आदिल शाही, कुतुब शाही, इमाम शाही और निजाम शाही जैसी सल्तनतों ने हिंदी के दक्खनी रूप को सरकारी जबान का पद दे रखा था। बीजापुर के इब्राहिम रोजा की मजार में प्रतिध्वनित हो रहे थे हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम के निदेशक डॉक्टर निगम के शब्द। ये बीजापुर के बादशाह इब्राहिम आदिल शाह की लिखी हुई 17वीं शताब्दी की। इसको अगर आप देखें तो इसकी 2 कापियां हैं। इस पुस्तक में आपको
नागरी लिपि में भी ब्रजभाषा में उसका ये नौरसनामा है जो खुद बादशाह इब्राहिम आदिल शाह ने लिखा था, और ये पूरा संगीत के बारे में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्कन में हिंदी भाषा 16वीं शताब्दी तक आ चुकी थी। दक्कन से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक हमारा भारत सदियों से जुड़ा हुआ है। अपनी भाषा यात्रा के दौरान हमने हिंदी के प्रादेशिक स्वरूप देखे, अलग अलग रंग देखे। हर रंग में ढल गई है हिंदी भाषा। इसी तरह फलती फूलती है भाषा। बीजापुर के बाद उद्यानों का सुंदर शहर बेंगलोर। अपना ही इतिहास है इस नगर का। सारे भारत में बनने वाली फिल्मों में से 60% से भी ज्यादा दक्षिण भारत में बनती हैं। यहाँ के निर्माताओं और कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों का निर्माण कर हिंदी भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारत की एकता को बल मिला है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बेंगलोर में बसे तमिल परिवार की श्रीमती अंजू। बेंगलोर आके हमने कन्नड़ा और तेलुगु भी सीख ली, और फिर ये हमारा रोहित देखो, ये 3-4 भाषाएं खुद दूरदर्शन के कार्यक्रम देख के सीख गया। और जब इसकी पीढ़ी बड़ी होगी, देश की समस्याएं हल हो जाएगी, और फिर हिंदी सीखने से तो 3-4 और भी भाषाएं आ जाती है, जैसे मराठी, गुजराती। बेंगलोर स्थित कई संस्थाएं सारे कर्नाटक में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। प्रोफेसर परमानंद गुप्त के विचार। कर्नाटक में हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है। कॉलेजों में और स्कूलों में भी हिंदी की संख्या बहुत बढ़िया होती है विद्यार्थियों की। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जो हिंदी अपनी इच्छा से पढ़ते हैं, और उन विद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या होती है विद्यार्थियों की, 500 कई बार 600 तक। मैं तेलुगु भाषी हूँ। तो आपने हिंदी कैसे सीखी? मैं इसी यहीं के कॉलेज में पढ़ रही हूँ, और 2 साल मैंने हिंदी पढ़ा है, BA में। हिंदी क्यों पढ़ी? ये राष्ट्रीय भाषा है और मैं समझती हूँ सबको पढ़ना चाहिए, और इससे बहुत सारे लाभ भी है। रोजगार, शिक्षक या बैंक में ऑफिसर, अनुवाद वगैरह वगैरह। और क्या लाभ? और इसके साथ से पूरे भारत घूम सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं। अब देखिए, मैं आपसे मिलवाता हूँ एक कन्नड़ भाषी सज्जन से, श्री चंद्रशेखर। ये हिंदी के कार्य से जुड़े रहे हैं और आज पत्रकारिता करते हैं। आपने हिंदी की कृतियों को कन्नड़ में अनुवाद किया है आपने। इस दृष्टि से हिंदी इसके लिए बहुत उपयोगी भाषा है। इसी दृष्टि से हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं। दक्षिणी अंचल में अगला पड़ाव तमिलनाडु प्रदेश में मंदिरों की नगरी मदुरई। मैं मदुरई का हिंदी प्रचारक जीपी माधवाचार्य हूँ। आपसे मिलकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। करीब 40 साल हो गए हमारा देश आजाद होकर, तब से अब तक कोई भी इस प्रदेश में हिंदी का काम कैसे चल रहा है ये जानने या सुनने के लिए नहीं आया था। 40 साल से यहाँ हिंदी का काम चल रहा है, इसलिए कि यहाँ के लोग इसलिए हिंदी भाषा सीखते हैं कि हिंदी एक आम भाषा है। हिंदी आम भाषा माने क्या है? देखिए, दूसरे प्रांतों को असमिया भाषा बोलने वाला प्रांत असम, बंगला भाषा बोलने वाला प्रदेश बंगाल, और मराठी भाषा बोलने वाला प्रदेश महाराष्ट्र, गुजराती भाषा बोलने वाला प्रदेश गुजरात। इस तरह भाषा के नाम पर प्रांत हैं। क्या हिंदी के नाम पर कोई प्रांत है? यहाँ तक कि तमिलनाडु भी देखिए, तमिल भाषा के नाम पर एक प्रांत है। तमिल प्रांत की भाषा है, हिंदी सारे देश की भाषा है।
सारे देश को एक सूत्र में बांधने का एकमात्र भाषा हिंदी ही है। मंदिर नगरी मदुरई भक्ति के साथ हिंदी का प्रचार कर रहा है, कारण भक्ति का प्रवाह दक्षिण से ही उत्तर में गई है। जैसे कि कबीर ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति इस तमिलनाडु में खासकर मदुरई में पैदा होकर सारे उत्तर भारत में फैली। क्या मदुरई, क्या काशी, सदियों से हमारे ये पवित्र तीर्थ आदमी को आदमी से जोड़ने के केंद्र हैं। दक्षिण में ही एक और प्रमुख नगर तिरुचिनापल्ली में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा तमिलनाडु का सदर मुकाम है। यहाँ सभा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1100 अध्यापक हिंदी सारे तमिलनाडु में हर एक गांव में कोने कोने में हिंदी सिखा रहे हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार भी हमें काफी अनुदान प्रदान कर रही है। सिर पर बाल है, बाल काले होते हैं, दादा के बाल सफेद है। उन दिनों के ईरोड स्थित रामास्वामी नायकर का घर, जो उन्होंने हिंदी प्रचार केंद्र के लिए दान कर दिया था। तब इस केंद्र का उद्घाटन करने पधारे थे पंडित मोतीलाल नेहरू। हमारी भाषा यात्रा का अगला पड़ाव था मद्रास। सुब्रमण्य भारती, जिनके गुरु थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारती जी ने बनारस और फिर इलाहाबाद के मेयोर कॉलेज में शिक्षा पाई थी। उन्होंने सन 1906 में मद्रास में इंडिया नामक एक तमिल पत्र का संपादन किया, जिसमें उन्होंने तमिल के साथ हिंदी सामग्री का प्रकाशन कर दक्षिण भारत में हिंदी के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्नीस 1908 में भारती जी ने बालकों के लिए एक हिंदी पाठशाला आरंभ की। तब उन्होंने लोकमान्य तिलक को इस बारे में एक पत्र लिखा था। मद्रास का राजाजी हॉल, कई स्मृतियों का आगार। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी इंग्लिश सेल्फ इंस्ट्रक्टर की प्रस्तावना में सन 1928 में लिखा था, यदि भारतीय लोग कला, संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं तो इसका माध्यम हिंदी ही हो सकती है। इसी मद्रास में एक जमाने में भाषा के प्रश्न पर विरोध की एक लहर उठी थी, लेकिन स्थानीय आदमी से बात करने पर अब ये पता चलता है कि परिस्थिति सदैव एक सी नहीं रहती। रोटी और भाषा, ये समीकरण आदिकाल से सिद्ध है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सत्यमूर्ति में। सत्यमूर्ति में? हाँ। तुम हिंदी बोल लेते हैं मद्रास में रहकर भी? मद्रास में। कैसे सीखी हिंदी? हाँ, अच्छा हिंदी बोलता है ना। तो कैसे सीखी, कहाँ से? वो उसमें मैलापुर में। मैलापुर में सीखी? हाँ। तो कैसे आई तुमको हिंदी? हिंदी बोल कैसे लेते हो? हम बोलता है। कैसे बोलते हो? उसमें व्यापार में तब बोलता है ना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्यालय में श्री राधा कृष्णन के साथ बातचीत। अब तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के इधर आए हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की तरफ से जो काम उन प्रांतों में जो हुआ है या अब जो हो रहा है, इससे तो आप परिचित ही हुए होंगे। गांधी जी इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे, और आपको मालूम ही है कि गांधी जी स्वयं कांग्रेस के नेता भी जब नहीं रहे, फिर भी आखिरी दम तक, यानी 1948 जनवरी 30 शाम 5:30 तक इस संस्था के अध्यक्ष रहे। इस पर हम सबको बड़ा गर्व है। और उनके निधन के बाद राजेंद्र बाबू, जो गांधी जी के रहते समय यहाँ पर आया करते थे, बाबूजी के बाद राजेंद्र बाबू को इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में वर्ण किया। और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, तब उनके प्रयत्न से ये जो संस्था है, ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित हुई हमारे संसद द्वारा। उन दिनों जब स्वतंत्रता संग्राम जोर जोर से चल रहा था, तब देश के बड़े बड़े नेता दक्षिण आए
और पूरे दक्षिण में बड़े शहर, छोटे गांव, हर कहीं हिंदी प्रचारक पहुंचे, वो हिंदी प्रचार करने लगे। तो लोगों के बीच में हिंदी पढ़ने की जो अभिरुचि बढ़ी, तो महात्मा जी की प्रेरणा से खलेलकर जी इधर आए थे और उनकी प्रेरणा से सभा ने यह निर्णय किया कि दक्षिण के चारों प्रांतों में 4 शाखाएं खोली जाए। मेरी मातृभाषा तेलुगु है और हिंदी तेलुगु में लेखक लिखने के साथ बाल साथ शौरी मैंने रेड्डी हिंदी को इसलिए अपने लेखन का माध्यम बनाया कि जिससे कि मैं सारे भारत में पहुंचूं, और इसके अतिरिक्त तेलुगु भाषा में जो उत्तम साहित्य है वो उस साहित्य को भी मैं हिंदी भाषा भाषियों तक पहुंचाऊं, हिंदी पाठक भी उसको समझे। इस प्रकार हिंदी को मैं एक संपूर्ण एक हार के रूप में मानता हूं, और उसमें विभिन्न प्रांतीय भाषाएं जो है वो फूल के समान है। प्रत्येक फूल की अपनी गंध होती है, अपना रंग होता है, अपना रूप होता है, अपनी सुषमा या शोभा होती है। तो विभिन्न प्रकार के रंगों वाले, वर्णों वाले पुष्पों से गुंजा हुआ एक हार, जो कि वो भारतीय एकात्मता को दर्शित होने वाला हो, वो हिंदी ही हो सकती है। हमारी सभा से दीक्षित चुस्त व्यक्ति कहीं भी अपने जीवन में हार मान करके किसी कोने में आज तक नहीं बैठे हुए हैं और आगे भी नहीं बैठेंगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। राष्ट्रीय एकता को हमारे देश में हम पनपाना चाहते हैं तो हमें हिंदी का सहारा लेना होगा। आज हम शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य एक ऐसा संघ है जो समाज के अन्य संघों को व्यवस्थित करता है। 5वां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। सबसे पहले हम पूर्व प्रारंभिक स्तर को लेंगे। अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए इस भाषा की बहुत अत्यावश्यक है। हमें अपने देश को एकता में रखना है, एका में रखना है, तो हमें हिंदी को अपनाना होगा। हमारे देश को हम एक में रखना चाहेंगे, एका में रखना चाहेंगे, एकता लाना चाहेंगे, तो हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही भाषा होनी चाहिए, वो भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राजभाषा के रूप में जब हिंदी स्वीकृत हो गई है, तो आज विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों में जहां पर हिंदी पद की घोषणा होती है, वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त जो हमारे स्नातक लोग वहां पर जाकर के वो काम पे लग जाते हैं। दिनेश जी, ये कुमारी विजया हैं, भारतीय स्टेट बैंक मद्रास में हिंदी अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं, और मैं सीता कुंचित पादम हूँ, मद्रास केंद्रीय कार्यालय इंडियन ओवरसीज बैंक में राजभाषा विभाग की प्रभारी हूँ। अच्छा, यहाँ पिछले 15 साल से मैं बैंक में काम कर रही हूँ। हिंदी के संबंध में जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला काम है, और खासकर हम तमिलनाडु में और मद्रास में भी हम ये देखते हैं कि भविष्य में बहुत ही हिंदी का भविष्य उज्जवल है, और आज के नवयुवक और नवयुवतियाँ यदि हिंदी की ओर अग्रसर होंगी तो उनका भविष्य भी नौकरी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा, ये मेरा विचार है। इसके लिए मैं ही एक उदाहरण हूँ। मैंने एमए अंग्रेजी में किया और बीएससी बॉटनी में किया, फिर भी मेरी नौकरी हिंदी से ही लगी हुई है, और मुझे हिंदी के कारण ही मुझे नौकरी मिली। मद्रास में ही एक और सुंदर एवं स्मरणीय अनुभव, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में 30-40 वर्षों से समर्पित हिंदी प्रचारकों के साथ अंतरंग भेंट। मद्रास स्थित हिंदी निदेशालय के अधिकारी श्री वासवानी। इस कार्यालय के अंतर्गत हम लोग केरल, तमिलनाडु, इन 2 राज्यों का कार्य देखते हैं। इसके साथ साथ पांडिचेरी और लक्षद्वीप के कार्यालय भी यहाँ आते हैं। इन राज्यों में कई हिंदी से संबंधित कई स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, और ये संस्थाएं कई तरह के पाठ्यक्रम चलाती हैं, और इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कई विद्यार्थी प्रतिवर्ष जो है बैठते हैं और इससे लाभान्वित होते हैं। अब इसका देखिए सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले वर्ष यहाँ पर इन संस्थाओं के माध्यम से 51,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, और इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 68,000 हो गई। तो यहाँ का युवा वर्ग अब ये महसूस करने लगा है कि हमें हिंदी का अध्ययन जो है करना है, और बिना इसके आगे कोई भविष्य नहीं है। तमिल और हिंदी के लेखक श्री शौरी राजन। और अनुवाद काम भी आपने काफी किया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये अनुवाद की प्रेरणा कैसे मिली? क्योंकि हमारी देखिए राष्ट्रवाणी हिंदी के माध्यम से हमारे तमिल साहित्य अगर जा रहे तो पूरे भारत के उसके पाठक मिलेंगे। मूलतः मैं लेखक हूँ, इसलिए हमारी लेखकीय प्रवृत्ति ये हुई है हमारा साहित्य दूसरों तक पहुँचे,
से एक हमारी भारतीय एकता के एक बहुत ही सशक्त माध्यम होगी, ये मेरी धारणा है। आपको लगा कि इस हिंदी भाषा के माध्यम से ये साहित्य जो है पूरे भारत में? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि ये एकमात्र माध्यम हिंदी है, पूरे भारत को बांधने की शक्ति उसी में है। आजकल सभी साहित्य, भारतीय साहित्य उसी के माध्यम से आ रहा है। ग्राम ग्राम, नगर नगर, जन जन से मिलते, आगे बढ़ते इस भाषा यात्रा में हर दिन नए नए अनुभव, नई नई बातें। मद्रास से केरल, सुंदर प्रदेश का एक प्रमुख नगर एर्नाकुलम। नमस्कार, मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर आया हूँ और यहाँ पे अभी मैं आप लोगों का ये नृत्य देख रहा था। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। आप लोग हिंदी बोल भी लेते हैं? हाँ। आपका शुभ नाम? अनुपमा। ये जो आप लोग नृत्य कर रहे थे, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इस नृत्य का नाम है कैकोटी कली और ये ओणम के अवसर पर खेला जाता है। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। और ओणम पे यहाँ पे क्या होता है केरल में? नाव का रेस होता है, उसको क्या कहते हैं? वल्लम कली। कोचीन स्थित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिकारी डॉक्टर रामन नायर। मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का कोषाध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ कोचीन विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष और प्रोफेसर हूँ और 35 वर्षों से इसी में लगा हुआ हूँ। और आपको मालूम है कि यहाँ हिंदी का प्रचार खूब हो रहा है। भारत के कोने कोने में केरल के निवासी आते हैं और वे हिंदी बोल लेते हैं। और इतना ही नहीं है, अभी तो नया कार्यक्रम हिंदी में शुरू हो गया है कि केवल हिंदी साहित्य का अध्ययन करना नहीं, हिंदी में साहित्य रचनाएं भी ये लोग कर लेते हैं। और केरल ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी बाधा नहीं है कि हिंदी समझ लेते हैं। दूरदर्शन के सहारे भी हिंदी खूब फैलाव प्राप्त कर रहा है, प्रसार प्राप्त कर रहा है। दूरदर्शन को विशेष बधाई है। फिल्म और दूरदर्शन ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जो दूरदर्शन पर प्रोग्राम आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, वो देखते हैं? हाँ। यहाँ पे लोकप्रिय कार्यक्रम कौन कौन से? लोकप्रिय तो मैं नहीं जानती, पर नहीं, आपको क्या कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है? हक्के बक्के। हक्के बक्के। और यहाँ पे गाने वगैरह भी सुनते हैं? हाँ। हिंदी में यहाँ पे रेडियो में आते होंगे? हाँ, और हम टेप रिकॉर्डिंग में भी सुनते हैं। अकेले हैं। केरल की नवयुवती के स्वर में ये हिंदी गीत इस सत्य को प्रमाणित करता है कि भाषा एक ऐसा पुल है जो काल, स्थल, सभी सीमाओं को लांघकर आदमी को आदमी से, प्रदेश को प्रदेश से और संस्कृति को संस्कृति से जोड़ देता है, एक बना देता है। अकेले हैं तो क्या गम है। वंदानम अल्लेप्पी के कुरूप परिवार के साथ हिंदी में बातचीत और फिर इलाहाबाद के डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सुंदर हिंदी गीत श्रीमती पद्मा कुरूप के स्वर में। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की, प्रिय मिलन के अध खुले स्वर बूंद बन कर झर रहे हैं। जल भरे इन बादलों को देख रिग क्यों भर रहे हैं। ये जगह कौन सी है? केरल के युवकों के साथ कुछ शब्द। तुमने हिंदी कहाँ सीखी? स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में पढ़ते हैं? एलजी कॉलेज एलएफपी। यहाँ से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अच्छा। और यहाँ पे किस चीज की खेती होती है? चावल। चावल की खेती होती है। आपका नाम क्या है? साधु बालन है? मेरा नाम साधु बालन। आप क्या काम करते हो? नहीं, काम नहीं है। पढ़ते हो? स्कूल में कॉलेज में बेटा। क्या पढ़ते हो? बीएससी। केरल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री थम्पी हुआ है। 19वीं शताब्दी में
यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान महाराजा थे स्वती तिरुनाल। उन्होंने हिंदुस्तानी में कुछ कीर्तन रचे। पद्मनाभ प्रभु फणि पर शाई, कृपा करो क्यों दे। महाकवि शंकर कुरूप ने कहा था, भारत की अखंडता और व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए हिंदी का प्रचार अत्यंत आवश्यक है। फिर केरल से चले भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी, युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद का स्मरण, भव्य शिला स्मारक का दर्शन और इस भाषा यात्रा का समापन। आज अगर भारत को एक होना है, सशक्त होना है, तो यह तभी होगा जब भारत की वाणी उसकी शक्ति बनेगी, उसकी प्रेरणा बनेगी, उसकी चेतना की अभिव्यक्ति बनेगी, और यह कार्य हिंदी करेगी। भारत की अनेकता में बसी एकता, भारत की भाषा, भारत की आत्मा को महाकवि सुब्रमण्य भारती ने अपने विख्यात गीत में प्रस्तुत किया है। ये महान हिमालय हमारा है, इसकी कोई उपमा संसार में नहीं है। आओ हम इसका गुणगान करें। भारत माँ के करोड़ों चेहरे हैं, पर हृदय एक है। वो 18 भाषाएं बोलती है, पर उसका हृदय एक है। आओ हम इसका गुणगान करें। महान राष्ट्रभक्त वीर सावरकर ने कहा था, भारत स्वतंत्र होगा, भारत एक होगा, भारत गणतंत्र बनेगा। भारत की एक संपर्क भाषा होगी तो वो होगी हिंदी, और एक लिपि होगी तो होगी देवनागरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हिंदी अब सारे देश की राष्ट्रभाषा हो गई है। उस भाषा का अध्ययन करने और उसकी उन्नति करने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है। अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, निहायत नम्रता के साथ। श्री कामराज ने कहा था, यह कथन गलत है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीखना नहीं चाहते। श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने कहा था, मैं राष्ट्र का प्रेम, राष्ट्र के भिन्न भिन्न लोगों का प्रेम और राष्ट्रभाषा का प्रेम, इसमें कुछ फर्क नहीं देखता। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। भारती जय विजय करे, जय विजय करे। लंका पद तल शत दल, दल को दिखा कर जल,